नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की क्लास की बात करेंगे। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। और यहाँ पर 20 में से 15 प्लस स्कोर करना है और जीनियस बनना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न पर है। और इसमें से आपको स्कोर करना है कि 15 प्लस क्या 20 में वाकई में आप जीनियस हैं। चलिए कमेंट करके आइए जान लेते हैं आपकी कितनी तैयारी की है आपने। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जितने प्यारे भाई बहनें पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या होता है? पक्षी को पहचानना, पशुओं को पहचानना, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, या माँ के गुस्से होने को जानना। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास क्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव पूछा गया है। आपका जवाब आ चुका है। जब भी संश्लिष्ट अनुभव की बात की जाती है, हम बात करते हैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान कहलाता है। बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक प्रक्रिया में संश्लिष्ट अनुभव कहलाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। जीन पियाजे जी ने बच्चों के बौद्धिक स्तरों को कितनी संख्या बताई? जीन पियाजे जी ने बताया कि बच्चों में बौद्धिक स्तर होते हैं कितनी। ठीक है, कितने होते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात करेंगे 4 बौद्धिक स्तर, बहुत बेहतरीन की बात करेंगे। वे कौन कौन से 4 बौद्धिक आपके स्तर हैं? पहला है जन्म से लेके 2 वर्ष तक अवस्था कहलाता है, संवेदी गामक अवस्था कहलाता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ये देख लेते हैं स्क्रीन पर। संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेके 7 वर्ष तक का अवस्था कहलाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह कहलाता है 7 से लेके 11 वर्ष। और चौथी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह कहलाती है 11 वर्ष से आगे। और यहाँ से पता है एक प्रश्न जरूर दोस्तों पूछा ही जाता है आपके एग्जाम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आपके पेपर की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, यह क्या कहलाएगा? अभिप्रेरण, अध्यावसाय, संवेग कहलाएगा, या वचनबद्धता की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि एक आंतरिक बल की बात कर रहे हैं जो आपको प्रोत्साहित करता हो और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी करता हो एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता हो, वह हमारा अभिप्रेरण कहलाएगा। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित भी करे और व्यवहार परक जो प्रतिक्रिया होती है उसको बाध्य भी करे एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराए, वह आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। इसी तरह कमेंट फीडबैक करते रहें। बात करेंगे दोस्तों चौथे प्रश्न की। बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? आपके टीटी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? एनास्टमी ने कहा, रास ने कहा, जैकलिन ने कहा, फ्रॉबेल ने कहा। जैकलिन आपके किसकी बात कर रहे हैं? हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने जैकलिन हीरोइन का नाम ले लिया। देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रभावित करती है हमने वातावरण, अगर आपको रास आ गया, इन्वायरमेंट आपको रास आ गया, कहते ना मुझे आराम है, रास मिल रहा है इधर, ठीक है, गांव की भाषा में, तो वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती, किसने कहा था? रास ने कहा था। नोट कर लीजिएगा, किसने कहा था प्यारे मित्रों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूज, किसे कहा है? आंशिक क्रिया के नियम को कहा है, अनुरूपता के नियम को कहा है,
या बिना अभ्यास से सीखने के नियम को या संबंधित परिवर्तन के नियम को? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है नीचे कमेंट में कीजिए। आपका क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है? क्या सी सही है? या हम डी की बात करेंगे? आपका जवाब आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अनुप्रयोग का नियम किसे कहा है? तो बिना अभ्यास से जो सीखने का नियम है उसे थॉर्नडाइक ने अनुप्रयोग का नियम कहा है। बिना अभ्यास के द्वारा सीखना, ठीक है, इसको अनुप्रयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिफ्यूज तथा अभ्यास से सीखने के नियम को उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज कहते हैं, लॉ ऑफ यूज सॉरी, ठीक है। क्या कहते हैं? अभ्यास से सीखने के नियम। अभ्यास जो देखिए अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा जो नियम को उपयोग का नियम कहते हैं तो उसे क्या करते हैं? लॉ ऑफ यूज कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम में कौन कौन शामिल है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। देखिए थॉर्नडाइक महोदय की हम बात करते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने दो नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम जो आपके तीनों दिए गए हैं, मुख्य नियम के 3 प्रकार हैं। दूसरा नियम है आपका गौड़ नियम जो कि 5 प्रकार के हैं। नोट कर लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन की बात करेंगे क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय द्वारा जो प्रतिपादित तीनों मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, तीनों सेम है, ध्यान दीजिएगा। परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम और संतोष का नियम। अगर संतोष का नियम आ जाए तो ये भी थॉर्नडाइक महोदय का बात करेंगे। प्रभाव का नियम आ जाए तो थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे। 7वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौड़ नियम में कौन सम्मिलित होगा? मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौड़ नियम की बात कर रहे हैं। गौड़ नियम टोटल कितने हैं? गौड़ नियम की संख्याएं 5 हैं और यहाँ पे आपके मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये तीनों जो है थॉर्नडाइक द्वारा गौड़ नियम की बात करेंगे। यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम बताए हैं। पहला है मनोवृत्ति का, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम बिल्कुल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल माइंड में स्टोर कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल माइंड में स्टोर कर लेना है, मेमोरी में अपने घुसा लेना है, मेमोरी में बिल्कुल घुसा लेना है क्योंकि यहाँ थॉर्नडाइक, जीन पियाजे जी, पावलोव, कोहलर, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। और मनोविज्ञान को आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे सारे क्लासेस कंसेप्ट वाइज ये सारे मनोवैज्ञानिकों का आपको मिल जाएगा जहाँ से सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होगा। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सीसी में स्कॉलास्टिक या ज्ञानार्जन के विषय कौन से हैं? हम सीसी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें समान ज्ञान प्राप्त होता है वह विषय जिनसे भाषा का ज्ञान, अनुप्रयोग, गणना, वैज्ञानिक अभिरुचि तथा अतीत एवं वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हो तथा कलाओं में रुचि हो, या तथ्यात्मक जानकारी वाले विषय या स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले विषय। तो जो सीसी टेस्ट होता है, सीसी में स्कॉलास्टिक या ज्ञानार्जन के विषय में कौन सा होगा? तो वह यह होगा कि वह विषय जिनसे भाषा का ज्ञान, अनुप्रयोग, गणना, वैज्ञानिक अभिरुचि तथा अतीत एवं वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हो, उस कलाओं में रुचि होगी। देखिए अगर आपसे ऑप्शन नहीं बनता, देखिए ऑप्शन नंबर भी बहुत बड़ा है और निगेटिव ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि हमारा देखिए निगेटिव जब क्वेश्चन नहीं है तो निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बी ऑप्शन बड़ा भी है, लॉजिकल बनता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं ऐसे सभी विषय जिनसे मानव जाति का विकास हुआ है सभी ज्ञानार्जन के विषय कहलाते हैं। भाई मानव जाति यानी हमारे और आपका जो विकास हुआ मतलब ज्ञानार्जन का सब्जेक्ट हो गया। इनमें प्रमुख रूप से स्कूली शिक्षा में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, कलाएं, ये सभी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण क्या हो सकता है? ऊपरी साज सज्जा रहे यानी लिखावट रहे, उसका जो पुस्तक में लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में वो बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर अच्छा होना चाहिए, या उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, या कम दाम में यानी कम पैसा में उपलब्ध होना, या उचित भाषा की बात करेंगे। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? ये कोई भी अच्छी पाठ्यपुस्तक का उसका प्रमुख गुण क्या होता है? गुण बहुत सारे होंगे लेकिन प्रमुख गुण आपको बताना है, और प्रमुख गुण वह होता है कि उपयुक्त उदाहरण तथा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। उसमें अच्छे उदाहरण दिए हो, एग्जाम्पल, और विषय वस्तु का सही तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, यही अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक का प्रमुख गुण कहलाता है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत शामिल हो जाएंगे? थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए, इसलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। टीटी परिवार, अपने परिवार, आवर फैमिली, टीचर्स फैमिली को बात करेंगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक महोदय ने दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? आपके ईपी पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत चारों हैं और भी आपके हैं। जैसे थर्नडाइक ने जो प्रयास एवं त्रुटि का नियम किसने दिया? थर्नडाइक ने दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ईपी पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया। सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। और जीन पियाजे जी का सिद्धांत हो गया, और वाइगोस्की का सिद्धांत, जेडडीपी एवं ब्रूनर का सिद्धांत, ये सभी अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के श्रेणी में आते हैं, गिने जाते हैं। 11th नंबर प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, आपको बताना भी है इस 20 प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या है। नीचे कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, अपना अपना कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। जी हाँ, 11th नंबर प्रश्न, 11वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? 8 तरीकों से, 3 तरीकों से, 16 तरीकों से, 32 तरीकों से। जी हाँ, ब्रूनर ने अपने सिद्धांत बनाया है। ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें ब्रूनर ने कहा है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त कर सकता है? तो वह दोस्तों 3 तरीकों से व्यक्त करता है। वह तरीके कौन कौन से हैं हम आपको बताने वाले हैं। पहला तरीका सक्रियता विधि, दूसरा होता है दृश्य प्रतिमा विधि, और तीसरा होता है सांकेतिक विधि। ब्रूनर ने 2 प्रकार के संबद्धता पर बल दिया है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला है सक्रियता, दृश्य प्रतिमा विधि, सांकेतिक विधि। ठीक है, ये तीनों हो गए। और आपके ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता पर बल दिया है। तो प्रश्न आ गया कि ब्रूनर ने कितने प्रकार के संबद्धता पर बल दिया है? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक व्यक्तिगत संबद्धता, एक होता है सामाजिक संबद्धता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है कि जीन पियाजे जी ने बच्चे के विकास और वृद्धि का जो अध्ययन प्रस्तुत किया है उसमें किस आयु तक मानव चिंतन की प्रक्रिया है? यानी जीन पियाजे जी ने जो बच्चे के विकास और वृद्धि का अध्ययन प्रस्तुत किया है उसमें यह बताना है कि किस आयु तक मानव चिंतन की प्रक्रिया बताया गया। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या शैशव काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? आपने बहुत सारे डीएड बीएड, ठीक है, सभी में करते आ रहे हैं, डिप्लोमा में आपने किया, यहाँ पे जीन पियाजे जी के पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, अब फीडबैक कमेंट करिए कि किस आयु तक मानव चिंतन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो हम बात कर रहे हैं शैशव काल से लेके प्रौढ़ावस्था तक की बात करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 13वां प्रश्न, 13 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करेंगे। जीन पियाजे जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक क्या कहता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि जीन पियाजे जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपका जवाब कहता है संज्ञानात्मक। जब भी संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करते हैं, जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि आता है। ठीक है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। और जे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के द्वारा पियाजे ने बुद्धि, ज्ञान तथा विद्यार्थी और उसके पर्यावरण के संबंध को पुनः परिभाषित किया है। और इनके अनुसार बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रश्न आ गया कि यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है कि बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण होता है। आपको बता देना है जीन पियाजे जी का कथन है। जी हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया। इसके बाद 5 प्रश्न कंप्लीट करेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट टॉप 20 क्वेश्चन का है। जीन पियाजे जी का विश्वास है कि अधिगम कुछ प्रक्रियाओं का प्रकार है और ये प्रक्रियाएं हैं आत्मसातीकरण या समावेशीकरण, समजनजन,
अनुकूलन या साम्यधारण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। जीन पियाजे जी का विश्वास है कि अधिगम कुछ प्रक्रियाएं का प्रकार है, ये आत्मसातीकरण और समावेशीकरण भी होगा, समंजन होगा और अनुकूलन तथा साम्यधारण भी होगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, फैमिली के जिन्होंने सपना देखा है कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बहन सभी यहाँ पे टीचर बनेंगे, वो जरूर बनेंगे। आपका सपना भी साकार होगा क्योंकि आप लोग रियल मेहनत करते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इसलिए जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, 15वां प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे की संज्ञानात्मक योजनाओं में इसका दुनिया के विषय में अवबोध और वे समन्वय सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव करता है? जी हाँ, ऐसी अवस्था बताइए जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक योजनाओं में दुनिया के विषय में अवबोध और वे समन्वय सम्मिलित होता है जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव करता है। क्या वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूल संक्रियात्मक अवस्था है, रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था है या संवेदी प्रेरक अवस्था है? सभी लोग जानते हैं संवेदी जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त 7 से 11 और आपका रूपात्मक या औपचारिक 11 से आगे की बात करेंगे। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? जो संज्ञानात्मक योजनाओं में दुनिया के विषय में अवबोध और समन्वय सम्मिलित होता है वह कहलाएगा रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि दुनिया के संबंध में विषय अवबोध, ये जो शब्द दे दिया गया यहाँ से हमें पता चल गया कि बच्चा भैया 11 वर्ष से ऊपर ही होगा, अर्थात रूपात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के विषय की दूसरी अवस्था है, इसका काल माना गया है लगभग 1 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट आ चुका है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के विकास की दूसरी अवस्था है और इस काल को क्या माना जाता है? दूसरी की जब भी बात करें, ये ध्यान देना है, पहली अवस्था जन्म से 2, दूसरी अवस्था 2 से 7, तीसरी अवस्था 7 से 11 और चौथी अवस्था 11 से आगे। यहाँ पे दूसरी अवस्था यानी 2 से 7 यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के विकास की दूसरी अवस्था है और यह लगभग 2 से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है ये भी जान लीजिए। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है? बालक भाषा सीखे जाने के प्रभावों को दर्शाना आरंभ करता है। प्रश्न आ गया कि बालक भाषा सीखे जाने के प्रभावों को दर्शाना आरंभ कर देता है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, औपचारिक में, मूर्त में या मूर्त में? तो आपका जवाब होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसी में ही बच्चा क्या होता है? वस्तुओं घटनाओं को सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित भी करता है। 17वां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं कि किस अवस्था के अंतर्गत वर्गीकरण, संगठन अथवा संयोजन तथा तुलना करना शामिल होगा? ऐसी अवस्था बच्चों की बताइए दोस्तों, प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं। जी हाँ, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, संगठन अथवा संयोजन का तुलना करना शामिल है वह संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूल संक्रियात्मक अवस्था है या रूपात्मक की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, वह कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष के स्टेज में ही बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण, संगठन तथा संयोजन का तुलना करना शामिल कर देता है। हम स्टेज तीसरी स्टेज बात करें, जो जीन पियाजे ने 4 स्टेज महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं उसमें से तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार अधिगम की चौथी एवं अंतिम अवस्था बताइए। रूपात्मक, संक्रियात्मक, मूर्त, पूर्व, संवेदी। अगर यहाँ पे दे दिया गया औपचारिक और अमूर्त दे दिया जाता तो आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था क्या है? अमूर्त या औपचारिक। लेकिन अगर रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था दे दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीन पियाजे जी की अधिगम की जो चौथी अवस्था वह रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था होगी, या हम कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये लगभग आपके 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और इस अवस्था में लगभग
16 वर्ष तक अमूर्त चिंतन में परिशोधन तथा वृद्धि होती रहती है। 19वां प्रश्न है, इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न करेंगे। दोस्तों, किस शिक्षा शास्त्री का मानना है कि अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन का फलन है? पावलोव का मानना है, पियाजे जी का मानना है, B.F. स्किनर का मानना है, या इनमें से किसी का नहीं मानना है? तो ऐसे शिक्षा शास्त्री जिनका मानना है कि अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन का फलन है, वह हम B.F. स्किनर की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। जी हाँ, B.F. स्किनर का मानना है कि अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन का फलन है। व्यवहार में परिवर्तन परिवेश से हो रही घटनाएं, उद्दीपनों के प्रति बच्चे की अनुक्रिया का परिणाम होता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की बात करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए जरूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, चैनल से जुड़ें हमारे, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, और क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। लिंक आपको दे दिया गया है, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन आपको मिलेगा। MCQs नोट्स वगैरह सब कुछ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। आइए जान लेते हैं इस विशेष प्रश्न का आंसर क्या होगा। B.F. स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का मूल तत्व अनुकूलन है, समंजन है, प्रबलन है, या समवेशीकरण है? आपका कमेंट आ चुका है। जब भी हम B.F. स्किनर की बात करते हैं, B.F. स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मूल तत्व की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही जवाब आता है। हम बात किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम प्रबलन की बात करेंगे। जी हाँ, B.F. स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का मूल तत्व क्या कहलाता है? प्रबलन कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करके बताएंगे, इस बाल विकास प्रैक्टिस सेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में टॉप 20 में से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है? क्या आप वाकई में जीनियस है? क्या आपका 15+ स्कोर है? सभी कमेंट करेंगे, और ज्वाइन करते रहें, चैनल को विजिट करते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। आपको मिल जाएगा हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन तैयारी 101% श्योर है। दोस्तों, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।